जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत बदलने में वक्त लगता है। तो गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल बॉर्न टू सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। मैं आपके सामने फिर से नदियों का पार्ट 3 सिंधु नदी तंत्र नया अध्याय आपके सामने लेके आया हूँ। तो देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ और उससे कुछ सीख देना चाहता हूँ। तो देखिए, आपने ये कहानी बहुत पहले से ही सुना होगा, खरगोश और कछुए की। तो खरगोश और कछुए का रेस होता है, तो बीच में जो खरगोश जो है वो बीच रास्ते में सो जाता है, और सो जाने की वजह से क्या होता है कि कछुआ रेस जीत जाता है, खरगोश रेस हार जाता है। तो इससे हम लोग को यही चीज़ सीख मिलता है कि कभी भी आप कोई भी काम को लेकर निरंतर रहिए। यदि आप बीच रास्ते में यदि सो जाएंगे या आलसी हो जाएंगे तो आप सफलता को हासिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कहानी अब बदल चुकी है। इस बार फिर से रेस हुआ कछुआ और खरगोश का। तो कछुआ और खरगोश का रेस में इस बार क्या हुआ कि खरगोश को पता था कि पिछला बार रेस जो कछुआ जीता था उसका कारण था मैं बीच रास्ते में सो गया था। इस बार खरगोश बीच रास्ते में सोता नहीं है, तो इसके वजह से क्या होता है कि इस बार कछुआ रेस हार जाता है और इस बार खरगोश रेस जीत जाता है। तो इससे हम लोग को ये चीज़ सीख मिलता है कि हमारे अंदर निरंतरता तो होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी तो होनी चाहिए, लेकिन हमारे अंदर ऊर्जा भी होनी चाहिए, गति भी होना चाहिए। कोई भी काम को जल्दी भी करना है और निरंतर करते रहना है, तब जाके हमें सफलता मिलेगी। लेकिन अब ये कहानी भी बदल चुकी है। अब तीसरी बार रेस होता है कछुआ और खरगोश का। इस बार क्या होता है कि रेस इस रास्ते से होके रेस होता है जिस रास्ते में बीच में एक नदी आ जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इस बार क्या बोलते हैं कि खरगोश तेज चलते हुए नदी के किनारे तक तो पहुंच जाता है, लेकिन वहां से नदी पार करने नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पे कछुआ उसको चलने के बाद फिर बीच में क्या होता है कि नदी आने की वजह से नदी को वो क्रॉस करके वो फिर से रेस जीत जाता है। तो इससे हम लोग को ये चीज़ सीख मिला कि यदि सफलता को हासिल करना है तो बीच रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी। सारे कठिनाइयों को हम लोग को पार करते हुए हम लोग को जीत हासिल करना है और सफल होना है। इसीलिए सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती। हम लोग को सफलता को पाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें निरंतरता भी रखनी होगी, हमें ऊर्जा भी रखनी होगी, गति भी रखनी होगी, और फिर हमें बहुत सारी कठिनाइयों को, मुश्किलों को पार करके हम लोग को वो पाना होगा। लेकिन देखिए, यहाँ तक कहानी नहीं, इसके बाद भी कहानी बदल चुका है। अब क्या हुआ कि इस बार क्या हुआ कि जब अगला रेस फिर से हुआ किसके किसके बीच, फिर वही खरगोश और कछुआ के बीच। इस रेस में क्या होता है कि ये जो खरगोश है वो दोस्ती कर लेता है किससे, मगरमच्छ से। इसके वजह से क्या होता है कि वो तो दौड़ता हुआ वहाँ जैसे किनारे पहुँचता है, वहाँ पहले से मगरमच्छ तैयार रहता है, वो उसको लेके फिर उसको पार करा देता है नदी, और नदी पार कराने के बाद वो स्पीड से अपने सफलता तक पहुँच जाता है। और इससे फिर से वो क्या बोलते हैं कि कछुआ हार जाता है। इस बार फिर से जीत जाता है, कौन, खरगोश जीत जाता है। तो इससे भी हम लोग को क्या सीख मिला कि देखिए, यदि आपको सफलता हासिल करना है तो आपको अपने दुश्मनों से भी, अपना जो आपके दुश्मन है उनसे भी आपको काम निकालना होगा। काम निकालने का मतलब हम लोग बोल सकते हैं उनसे मदद लेनी होगी, तब जाके हम लोग सफल हो पाएंगे। अकेले कभी हम लोग सफल नहीं हो पाएंगे। तो यही कहानी का शीर्षक है कि हमें क्या रहना होगा, निरंतर अभ्यास करते रहना होगा। दूसरा, हमारे अंदर हमेशा गति होनी चाहिए, कभी स्लो नहीं पड़ना है। तीसरा, यदि हम लोग बोलेंगे कि बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी तो सारी कठिनाइयों से हम लोग दूर नहीं, उसको सामना करेंगे। और चौथा सीख हम लोग को ये चीज़ मिलता है कि हम लोग को अपने दुश्मनों, अपने जो हम लोग जो हम लोग से दूर रहते हैं उसको भी हम लोग को अपने करीब रखना होगा, तब जाके हम लोग सफल हो पाएंगे। तो ये सफलता का एक राज था। तो देखिए, इसी के साथ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोग को पढ़ना है सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, तो सिंधु नदी तंत्र, देखिए इसको इंग्लिश हम लोग बोलते हैं इंडस रिवर सिस्टम। ठीक है, तो इंडस रिवर सिस्टम इसको हम लोग बोलते हैं, या फिर सिंधु नदी तंत्र। देखिए, हम लोग का इंडिया का जो नाम पड़ा है इसी के वजह से पड़ा है, क्योंकि यही नदी को पार करके बहुत सारे इधर से ईरानी लोग जितने भी आए थे, अरबी लोग, सब इसी नदी को पार करके आए थे, इसीलिए इसका नाम पड़ा था इंडस। इंडस था, इसीलिए हम लोग को इंडस नहीं बोल पाते थे, हिंदस बोलते थे, हिंदोस। हिंदोस बोलने की वजह से इसका नाम हिंदुस्तान पड़ा था। तो देखिए, और यही सिंधु नदी, सिंधु को वो लोग सिंधु नहीं बोलते, इंदु बोलते थे, हिंदू। तो हिंदुस्तान इसी के वजह से इसका नाम पड़ा है।
तो चलिए देखिए, इसका हम लोग का बहुत बड़ा हिस्ट्री भी है, इसी की वजह से हम लोग का नाम पड़ा। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं, क्योंकि ये इसके बारे में हम लोग का जानना बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए भी, और ऐसे भी हम लोग को जानना चाहिए। तो देखिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखिए ये जो नदी है कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ से जाके खत्म होती है, और इसके साथ कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ होती है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, वो चीज़ हम लोग जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये नदी यहाँ है मानसरोवर झील, मानसरोवर झील। तो देखिए इसमें एक हिमनद है जिसका नाम है सानो ख्याबाब, सानो ख्याब्याब हिमनद। इस हिमनद से निकलती है एक नदी, जिस नदी का नाम है आपका सिंधु नदी। देखिए तो यहाँ से निकलती है, इधर से होते हुए देखिए लद्दाख से होते हुए ये इधर से होते हुए यहाँ, फिर ये पाकिस्तान में इंटर करके देखिए ये इधर से यहाँ मिठानकोट होते हुए ये कहाँ अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। तो देखिए यहाँ हो गया इसका ये पानी अरब सागर, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जल गिराती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा नदी, सिंधु नदी। तो सिंधु नदी का हम लोग बोल सकते हैं कि उद्गम कहाँ है। यदि उद्गम हम लोग इसका बोले तो ये हो जाएगा सानो ख्याब्याब हिमनद, जिसको हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं मानसरोवर, मानसरोवर झील। कहाँ है, मानसरोवर झील, ठीक है, मानसरोवर झील। तो ये कहाँ है, तिब्बत में। तो यहाँ से ये नदी निकलती है, ठीक है। ये नदी यहाँ पे इसका उद्गम लिखेंगे मानसरोवर झील, कहाँ है, तिब्बत में। और तिब्बत का कौन सा, सानो ख्याब्याब हिमनद से निकलती है, ठीक है। उसके बाद इसका यदि लंबाई बोला जाए तो जितना ब्रह्मपुत्र नदी का लंबाई था उससे थोड़ा सा कम 2880 किलोमीटर, इतना इसका लंबाई है, ठीक है। यदि इसका बोलेंगे कि उद्गम यहाँ से हुआ तो मुहाना कहाँ है, तो मुहाना इसका यहाँ है अरब सागर, अरब सागर में जाके अपना जल गिराती है, ठीक है। इसकी सहायक नदियाँ, देखिए सहायक नदियों के बारे में जानने से पहले हम लोग इसको जान लेते हैं कौन कौन सा नदी कहाँ से निकलती है, उसके बाद इससे जुड़ती है। तो देखिए एक नदी यहाँ से निकलती है, एक चंद्र और दूसरा भागा, दोनों एक जगह यहाँ पे मिलती है। हिमाचल प्रदेश में ये चीज होता है। तो हिमाचल प्रदेश से ऐसे निकल के ये जम्मू कश्मीर होते हुए ये नदी जाके यहाँ पे मिठानकोट में मिलती है। इस नदी का नाम रहता है चेनाब, इस नदी का नाम रहता है चेनाब नदी, ठीक है। ये हो गया चेनाब नदी आपका, ठीक है। ये इसको चिनाब भी हम लोग बोलते हैं, चेनाब भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं दूसरा नदी। दूसरा नदी आपका यहाँ से एक नदी निकलता है। पहले यहाँ देखिए, यहाँ से एक नदी निकलता है जिसका नाम है झेलम नदी, जो कि बॉर्डर बनाता है किसका, जम्मू कश्मीर का। और ये आते हुए ये कहाँ मिल जाता है, चेनाब नदी में मिल जाता है। ये नदी है झेलम नदी। ये हो गया आपका सिंधु नदी, ठीक है। ये हो गया चेनाब नदी। देखिए यहाँ से भी एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है, देखिए ये हो गया आपका, देखिए चेनाब जो है ये दो नदी से मिलकर बना है, चंद्र और दूसरा भागा, इसलिए इसको चंद्रभागा। और ये नदी का नाम लास्ट में क्या हो जाता है, चेनाब, ठीक है। उसके बाद हम लोग आएंगे, यहाँ से एक नदी निकलेगी रावी नदी, ठीक है। तो ये इस तरह होते हुए इधर से होते हुए ये रावी नदी, फिर जाके ये रावी नदी इधर से होके यहाँ जाके मिल जाएगी। ये रावी नदी जो मिली, तो देखिए ये नदी रावी नदी, सॉरी इसको डायरेक्ट इधर से ही, देखिए ये हो गया आपका रावी नदी, ठीक है। तो ये रावी नदी मिल जाती है किसमें, चेनाब नदी में मिलती है, ठीक है। उसके बाद एक नदी यहाँ से जो निकलती है, जैसे सिंधु जहाँ से निकली उसके जस्ट बगल से राकस ताल एक जगह का नाम है, वहां से एक नदी निकलती है राकस ताल, जो कि आपका कहाँ है, मानसरोवर झील में ही है। वहां से एक नदी निकलेगी जिस नदी का नाम है कौन सा नदी, सतलज नदी। तो देखिए ये सतलज नदी यहाँ हिमाचल प्रदेश से घुसेगी, उसके बाद ऐसे आते हुए पंजाब आते हुए यहाँ से होते हुए ये जाके किस में मिल जाएगी, चेनाब नदी में मिल जाएगी। देखिए तो चेनाब नदी में और एक नदी मिली जिसका नाम है सतलज, ठीक है। ये हो गया आपका सतलज नदी, ठीक है। इसके बाद एक नदी यहाँ से निकलेगी जिसका नाम है व्यास, जो ये आके डायरेक्ट आपका रावी में मिलेगा, सॉरी सतलज में मिलेगा। ये किसमें मिलेगा, सतलज नदी में मिलेगा, ठीक है, पंजाब में मिलेगा। और फिर ये जाके कहाँ, फिर ये नदी जाके आपका फिर से चेनाब में मिल गया, चेनाब जो है वो सिंधु में मिल के फिर अपना जल गिराएगी अरब सागर में।
तो ये हो गया सब आपका नदी, कहाँ कहाँ से कौन सा नदी निकला। ठीक है, तो देखिए यहाँ से सतलज नदी निकला, देखिए नीचे तरफ सबसे, जो जाके मिलेगी कहाँ, चेनाब नदी में, और चेनाब नदी जाके मिलेगी सिंधु नदी में। ठीक है, अब सिंधु नदी यहाँ देखेंगे एक नदी निकला झेलम नदी, जो यहाँ से आके आपका मिल जाएगा किस नदी में, वो भी मिला चेनाब नदी में। ठीक है, उसके बाद ये चेनाब नदी फिर जाके सिंधु नदी से मिलके वो अपना जल गिराएगी। उसके बाद आते हैं हम लोग कौन सा नदी, अगला नदी है रावी नदी। तो रावी नदी फिर यहाँ से निकलेगी, ये डायरेक्टली जाके किस में, चेनाब नदी में, और चेनाब नदी किस में, सिंधु नदी में, और सिंधु नदी अरब सागर में गिर जाएगी। अब देखिए एक व्यास नदी यहाँ से निकलती है, व्यास नदी जो निकलेगी ये है व्यास नदी। व्यास नदी निकलेगी यहाँ से निकल के फिर ये जाके सतलज नदी में मिलेगी, और सतलज नदी मिलेगी चेनाब नदी में, और चेनाब नदी में जाके मिल जाएगी सिंधु नदी में। तो इस तरह से इसका हो गया ये सब सहायक नदियाँ। तो ये हो गया आपका सहायक नदियाँ। तो देखिए सहायक नदियाँ बहुत सारा है। तो देखिए सहायक नदियाँ इसका कौन कौन सा हो गया, सिंधु नदी का कौन कौन सा सहायक नदी, देखिए झेलम, फिर उसके बाद आएंगे तो चेनाब, उसके बाद आएंगे तो रावी, फिर आएगा व्यास, फिर आएगा आपका सतलज, ये सब हो गया आपका इसका नदी। तो जम्मू कश्मीर से भी कुछ कुछ नदियां हैं वो आके इसमें मिलेगी, जैसे इधर से श्योक, जास्कर, नुब्रा, ये सब नदी है, ये सब उधर से आके मिलती है जम्मू कश्मीर से नदियां। मतलब हम लोग बोल सकते हैं लद्दाख, अब लद्दाख हो गया, ये लद्दाख से आके जो नदियां इससे मिलती है वो सब नदियां हो गई कौन कौन सा, श्योक, नुब्रा, जास्कर, ये सब भी नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि देखिए सिंधु नदी समझौता। ठीक है, सिंधु नदी समझौता जो हुआ था वो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। तो इसमें हम लोग जानते हैं पहले कि किसके पास ज्यादा पानी है। तो यदि बोलेंगे ज्यादा पानी यदि बोला जाएगा तो देखिए भारत के पास 33% इसका पानी है, और पाकिस्तान के पास 66% इसका पानी है। मतलब अपवाह मतलब हो गया पानी कितना है, पानी का प्रवाह। और देखिए यहाँ जल का उपयोग हम लोग कितना कर रहे हैं, हम लोग के पास है 33%, लेकिन ये जो समझौता हुआ था 1960 में, 1960 में, इसके तहत ये तय किया गया कि भारत जो है वो 20% ही जल यूज कर सकता है, 80% जल कौन यूज करेगा, पाकिस्तान। इसी को हम लोग बोलते हैं सिंधु नदी समझौता, 1960 में हुआ था। देखिए ये क्वेश्चन आता भी है, तो हम लोग समझ गए लंबाई हो गया 1880, इसका उद्गम हो गया मानसरोवर झील तिब्बत, मुहाना हो गया आपका अरब सागर, सहायक नदियां हो गया झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, श्योक, नुब्रा, जास्कर। और देखिए सिंधु नदी समझौता जो हुआ था 1960 में हुआ था। भारत इसका जो है इसके पास इसका कितना जल है 33%, तो पाकिस्तान के पास 66% जल, लेकिन उपयोग भारत कितना करेगा 20% और पाकिस्तान करेगा 80%। अब देखिए इसकी सहायक नदियों के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। सहायक नदियां मेनली जो ये सब है झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे कि उसका उद्गम कहाँ है, मुहाना कहाँ है और लंबाई कितना है। ठीक है, तो देखिए इसका हम लोग यदि सबसे पहले इसका जाने, पहला नदी जो था जो सबसे पहले आके मिला वो है झेलम। तो देखिए इसका पहले हम लोग झेलम के बारे में बात करते हैं। तो झेलम जो है ये कहाँ से निकलता है, शेषनाग झील से। कहाँ से निकलता है, शेषनाग झील से। तो देखिए यहाँ से जहां से निकल रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं शेषनाग झील। तो यहाँ से नदी निकलता है, कौन सा नदी, झेलम नदी, शेषनाग झील। और इसका मुहाना कहाँ जाके मिल जाएगी, ये चेनाब नदी में मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा इसका चिनाब नदी में जाके मिल जाएगी। तो इसकी लंबाई कितनी है, 724 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा इसका कितना है, 724 किलोमीटर। अब यदि हम लोग अगला आएंगे तो अगला है आपका कौन सा, इसके बाद यदि हम लोग आएंगे तो चेनाब नदी पे आ जाते हैं। तो देखिए चेनाब नदी का है, तो चेनाब नदी कहाँ से निकलती है, ये नदी देखिए दो जगह है, चंद्र और भागा, यहाँ जाके मिलेगी तो यहाँ से इसका नाम हो जाता है चेनाब। तो चेनाब नदी ये बड़ा लाचा दर्रे से निकलती है, बड़ा लाचा दर्रा। ठीक है, बड़ा लाचा दर्रा से निकलती है, और ये नदी जाके कहाँ डायरेक्ट मिल जाती है, सिंधु नदी में जाके मिलती है। तो इसका मुहाना क्या हो गया, सिंधु नदी। देखिए तो इसका कितना ये है, 1180 किलोमीटर ये लंबा है। ठीक है, इसके बाद यदि हम लोग अगला नदी पे आए तो अगला नदी का नाम है रावी नदी। तो देखिए ये रावी नदी है। रावी नदी जो है आपका ये निकलेगी कहाँ से, ये देखिए रवि का नाम याद कर लीजिए। तो रवि क्या करेगा, भांगड़ा, तो कांगड़ा, याद रखिएगा। कहाँ से निकलेगा, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो देखिए हिमाचल प्रदेश से 3 नदियां निकल रही है। देखिए ये हिमाचल प्रदेश आपका है, हिमाचल प्रदेश से 3 नदी निकलेगी, एक हो गया चेनाब,
दूसरा हो गया रावी और तीसरा हो गया आपका व्यास। तो देखिए इसके बाद व्यास के बारे में जानेंगे। तो देखिए ये बड़ा लाचा दर्रा मतलब हम लोग बोल सकते हैं हिमाचल प्रदेश से ये निकलेगा, ठीक है। तो ये जाके मिलेगी कहाँ, देखिए रावी जाके आपका मिल जाता है किसमें, चेनाब नदी में। ये चिनाब में जाके मिलता है। इसका यदि लंबाई बोले तो लगभग झेलम के बराबर है, 725 किलोमीटर, 1 किलोमीटर ज्यादा है इससे, ठीक है। तो ये हो गया आपका रावी। और रावी नदी के बाद आपका यदि कोई अगला नदी है तो वो है आपका व्यास नदी, ठीक है। तो व्यास नदी निकलती है, नाम से ही है व्यास, तो व्यासकुंड से निकलता है। ये कहाँ से निकलता है, व्यासकुंड। और व्यासकुंड कहाँ है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश से और एक नदी निकली व्यास नदी, जो व्यासकुंड से निकलती है और जाके कहाँ मिलेगी, ये सतलज नदी पे मिलेगी, सतलज नदी पे मिलेगी। अब यदि बोला जाए कि इसका कितना किलोमीटर है, तो ये 470 किलोमीटर है इसका लंबाई, ठीक है। तो ये हो गया आपका व्यास वाला, ठीक है। इसके बाद आपका एक लास्ट नदी बच गया है, वो है आपका कौन सा नदी, आपका हो गया सतलज नदी, ठीक है। तो सतलज नदी के बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए सतलज नदी जो निकलती है, तो सतलज नदी कहाँ से निकलती है, तो सतलज नदी राकसताल से निकलती है, राकसताल मानसरोवर झील से निकलती है। और ये जाके कहाँ मिल जाएगी, ये जाके मिलेगी चेनाब नदी से, ठीक है। तो चेनाब नदी से मिलेगी, इसकी लंबाई कितनी है, 1500 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका सारा नदी, इसका जो सहायक नदियां था। तो सहायक नदी कहाँ से निकल रहा है, कहाँ पे मुहाना है और कहाँ लंबाई है, ठीक है। इसके बाद देखिए इस सबको यदि आपको लाइन वाइज याद रखना है तो याद रखिएगा, SJ CRVS, ठीक है। एस से हो गया सिंधु, जे से हो गया झेलम, सी से हो गया चेनाब, आर से हो गया रावी, वी से हो गया व्यास और एस से हो गया सतलज, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखने का एक ट्रिक हो गया, ठीक है। तो देखिए झेलेगा सांप झेलेगा, जलाएगा हम लोग, इसीलिए इसको झेलम शेषनाग झील। चेनाब जो नदी है यहाँ सबसे बड़ी नदी है, उसकी सब सहायक बाकी सब नदियां हैं, इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे बड़ा नदी है, इसलिए बड़ा लाचा। देखिए 1180 किलोमीटर है इसीलिए। उसके बाद यदि बोलेंगे रावी, तो रावी देखिए रवि है, रवि क्या करेगा, भांगड़ा, तो कांगड़ा। इसी तरह याद रखिए व्यास का नाम से ही पता चलता है व्यास कुंड। और सतलज जो है राकस है, इस तरह से याद रखिए। तो राकस हम लोग बोल सकते हैं, सतलज राकस्तान। तो इस तरह से हम लोग ये सारा टॉपिक हम लोग का है, क्या बोल सकते हैं हम लोग कि सिंधु नदी तंत्र, ये कंप्लीट हो गया आपका। और इसका नाम क्यों हम लोग का इंडिया का नाम इंडिया पड़ा था, वो भी आपको हिस्ट्री में हम बताएं। तो देखिए ये सब हम लोग को ऐसे भी जनरली जानना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसके साथ ये चैप्टर आपका सिंधु नदी तंत्र कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए आपको यदि मेरा पढ़ाना यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को जितना हो सके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि मैं इसी तरह मोटिवेट होकर आपके लिए इसी तरह का वीडियो बनाता रहूं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो, ठीक है। थैंक यू।